व्यापार संगठन में कृषि पर समझौता क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर पर एग्रीमेंट क्या है? इसके बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में मेंशन कर लेना इस सवाल को, इसलिए इंपॉर्टेंट में मेंशन कर लेना क्योंकि इसमें हम आपको दो तीन चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया बताने वाले हैं। एक तो बताने वाले हैं कि WTO के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी क्या होती है। दूसरा हम बताने वाले हैं एक संगठन के बारे में जिसका नाम है G33। हम बताएंगे कि उस संगठन की क्या विशेषता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन इसको बताने से पूर्व आपको कुछ बेसिक और बुनियादी बातें बताते हैं, पहले आप वो सुनिएगा। साथियों, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि WTO है क्या, फिर हम बात बताएंगे क्योंकि इंडिया ने हाल ही में कहा है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ है, यानी कि ये एक प्रकार से हमारे साथ में नहीं है। क्या है, आइए हम चर्चा बताते हैं। पीयूष गोयल ने क्या कहा, जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इनकी बात तो हम समझाएंगे ही, लेकिन G33 की बैठक, यहां पर आपको एक शब्द मिलेगा G33 वर्चुअल मीटिंग। तो आपको एक संगठन के बारे में यहां पर पता होना चाहिए कि G33 एक डेवलपिंग कंट्रीज का और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक संगठन है, जिसके अंदर नाम भले ही G33 लिखा हो लेकिन इसमें 47 देश हैं। और यह सवाल कई बार पूछा गया है। G33 जैसे G20 के अंदर अपन सुनते हैं कि 20 देश हैं, ऐसे ही जैसे G8 के अंदर 8 सुनते हैं, G7 में 7 सुनते हैं, ऐसे ही G33 में 47 सदस्य हैं। यह इसकी अपने आप में बहुत बड़ी खासियत है। हाल ही में G33 की बैठक थी, किस चीज के लिए थी? क्योंकि अगले महीने जो है वो WTO की बैठक होने वाली है। WTO की बैठक से पहले G33 ने आपस में बैठ के बातचीत करी। इंडोनेशिया ने इस बातचीत को आयोजित करवाया था। इंडिया उसमें एक प्रवक्ता के रूप में या स्पीकर के रूप में बोल रहा था। वर्चुअल बैठक थी, सब लोग कैमरा लगा के बातचीत कर रहे थे। चलिए, तो पहले हम पहुंचते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे थोड़ा बुनियादी रूप से समझने का प्रयास करिए। साथियों, असल में क्या था कि जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से निकल रही थी, यूं समझिए कि जैसे हम सब लोग आजाद हुए 1947 में, उस समय दुनिया भी लगभग आजाद ही होने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारी चीजों से, औपनिवेशिकता से, गुलामी से, पूरी दुनिया के बहुत सारे देश बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय दुनिया में काफी सारे अंतरराष्ट्रीय महत्व के संगठन बन रहे थे। उन अंतरराष्ट्रीय महत्व के संगठनों में 2 संगठन तो बहुत खास थे, जो आप लोग भी जानते हैं। इनमें से एक का नाम था IMF और एक, ये सारी बातें प्लीज लिखते भी चलिएगा, है ना। मैं बहुत सारी बातें बोलता चला जाऊंगा जिन्हें बोर्ड पर लिखना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन आप अपने साथ में कॉपी पे छोटी छोटी बातें लिखते चलिएगा। साथियों, जिस समय यह घटना हो रही थी, उस समय दुनिया, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45 के बीच जब चल रहा था, उसी समय पर घटनाएं जब चल रही थी, तो देश ने, पूरी दुनिया ने एक नए स्वरूप को देखा और उस नए स्वरूप में यूनाइटेड नेशन नामक एक संगठन बना 1945 24 अक्टूबर। उसी दौरान ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से 2 और संस्थाएं बनी और उन 2 और संस्थाओं का नाम था IMF और वर्ल्ड बैंक। ऐसी संस्थाएं जो आज अंतरराष्ट्रीय रूप से बहुत ज्यादा पहचानी जाती हैं, कहा जा सकता है कि यह वर्ल्ड वॉर 2 की देन है। उसी समय पर एक और संस्था का निर्माण हुआ था जिसका नाम था GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि GATT, चलिए ये मत बताइए, थोड़ा अगला सवाल पूछूंगा वो बता दीजिएगा। सवाल थोड़ा आगे बढ़ता है। तो GATT नाम से साथियों एक संगठन का निर्माण हुआ, उसी समय का दौर था। ये क्या था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ? असल में साथियों, अगर आपने देखा तो भारत जब गुलामी की परतंत्रता में था, गुलामी की परेशानियों से गुजर रहा था, उस समय सबसे बड़ा विवाद का विषय क्या होता था? विवाद होता था इस बात के ऊपर कि जो व्यापार है उस पर बड़े देशों का एक अधिकार है। एक अधिकार से मतलब इंग्लैंड वाले हमारे यहां पर सामान बेचते भी हैं, कच्चा माल खरीदते भी हैं और मुनाफा भी हमसे ही खरीदते हैं, मुनाफा भी हमसे ही उगा लेते हैं। हमारी कंपनियों को बढ़ने ही नहीं देते, हमारे देश के अंदर कोई भी प्रगति होने ही नहीं देते। ऐसी स्थिति में दुनिया को एक ग्लोबलाइज कंट्री बनाने के लिए प्रयास शुरू हुआ और उसमें GATT का निर्माण किया गया। कहा गया कि दुनिया का अब कोई भी देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकेगा। व्यापार का मतलब यह होगा कि अब व्यापार पर एक अधिकार किसी भी देश का नहीं होगा। इंग्लैंड वाले ये ना सोचे कि अब कपड़ा केवल वही बेचेंगे। इंडिया भी चाहता है तो कपड़ा बेच सकता है, बांग्लादेश भी चाहता है तो कपड़ा बेच सकता है। इसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ, दैट इज GATT। यह व्यापार का समझौता था जिसका उद्देश्य था कि दुनिया में कोई भी किसी के साथ व्यापार कर सकता है, कोई भी मुनाफा कमा सकता है। साथियों, सुनने में तो यह बहुत अच्छा था, इसमें कमी थी। लेकिन क्या कमी थी? कमी यह थी कि दुनिया के जो पहले से डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और विशेष रूप से जो यूरोपियन कंट्री हैं,
इनके पास तो पहले से ही व्यापार की वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि अन्य देशों के पास नहीं है, जो गुलाम रहे थे, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हो, इनके पास तो ऐसी कोई व्यापारिक सुविधाएं ही नहीं है। तो ये लोग कैसे व्यापार कर पाएंगे? ये तो ओवरऑल एक उपभोक्ता बन करके ही रहेंगे, इनके पास तो सामान बेचने ही आएंगे, आप लोग इनका सामान थोड़ी खरीदेंगे। तो फिर व्यापार में समानता कैसे आएगी? विचार करिए, व्यापार में समानता कैसे आएगी जब डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी बहुत आगे चल रहे हैं और डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हैं? तो व्यापार में एक समानता कैसे आएगी? इसको ध्यान में रखते हुए जीएटीटी ने कुछ नियम बनाए। जीएटीटी ने कहा कि व्यापार के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा पैदा की जाती हैं, उन्हें उन्हीं के द्वारा बेचने का अधिकार दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ? माना कि अमेरिका कपड़े बनाकर बेच सकता है, लेकिन अमेरिका को कॉटन खुद के यहां पैदा नहीं करना होगा। अमेरिका कॉटन परचेज करेगा और वो परचेज करेगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के माध्यम से, एलडीसी कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको कॉटन भेजना है तो अमेरिका में कॉटन अफ्रीकन कंट्रीज जितनी भी हैं वो अपने यहां से व्यापार के रूप में कॉटन भेजेंगी और भेजने में अमेरिका कोई भी उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएगा, यानी कोई प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आराम से अमेरिका में कॉटन जाएगा जिससे पैसा कमाएंगी अफ्रीकी कंट्री। हां, हो सकता है बना हुआ माल बेचने के लिए अमेरिका आ जाए। आप पूछेंगे सर क्या अमेरिका कॉटन अपने आप पैदा नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसे कहा गया कि आपको नहीं करना है, आपको गरीब देशों का सामान खरीदना है ताकि वो लोग भी ऊपर निकल सके। अच्छा, तो अब ये वाली बात भी बढ़िया से निकल करके आ गई कि ठीक है सर, ये तो एक बहुत अच्छा फायदा हो गया। फिर डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया जैसों ने क्या कहा? इंडिया जैसों ने भी यही कहा कि भाई हमारे साथ भी एग्रीकल्चर ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन थोड़ी बहुत फैक्ट्री भी हमारे पास है। तो हमें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रखा गया, नाम से रखा गया, और हमें एक टाइम दिया गया कि इतने टाइम तक आपको मोहलत दी जाती है, इसके बाद में आप लोग भी डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाएंगे। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें आपको भी बेचने की मोहलत दी जाती है। हमने कहा बहुत बढ़िया, चलने दो, फिलहाल के लिए गाड़ी आगे बढ़ने दी। साथियों, समय आया 1995 का। 1995 यानी 1995 में साथियों जीएटीटी का नाम बदल करके रख दिया गया WTO। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए WTO का मुख्यालय कहां है, WTO की वर्तमान में हेड कौन है, जिनके बारे में लगभग 2 पेपरों में सवाल इसी महीने आ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। WTO का निर्माण हुआ। अब इस WTO ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन देशों के बीच में दोस्ती कराने के लिए तमाम प्रयास किए। दुनिया में इस समय एक बड़ी समस्या निकल करके आई। क्या समस्या थी? कि जो विकसित राष्ट्र थे वो दोषारोपण करने लगे। किसके ऊपर दोषारोपण करने लगे? दोषारोपण करने लगे भारत जैसे देशों के ऊपर। कहने लगे इनके यहां तो फैक्ट्री भी बहुत है, इनके यहां तो कृषि भी बहुत अच्छे से होती है, ये लोग तो तरक्की कर रहे हैं, तो इन्हें कृषि के अंदर वो लाभ क्यों दिए जाएं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, जेनेवा के अंदर मुख्यालय है और इसकी हेड कौन है जल्दी से ये भी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरा सवाल क्या बना? बोले एक बात बताइए कि इंडिया जैसे देशों को मदद क्यों दी जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया जैसे देश, इंडिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सारे के सारे देश इकट्ठे हुए। इनने कहा भाई आपको हमसे क्या दिक्कत है, हमारे ऊपर 200 साल तक आपने राज किया और आज हम एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, आपको बड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। तो बोले दिक्कतें होती हैं क्योंकि आप लोग अपने यहां पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ अनएथिकल प्रयास करते हैं। अब यही सारी बातें आपको आज सीखनी है। नगोगी ओकांका, बहुत बढ़िया, यही सवाल कई बार आ चुका है, अभी लास्ट पेज पे भी हमने यही दिखाया था आपको। अब यहां से साथियों एक बहुत बड़ी चीज निकल करके आई। इन बड़े देशों ने भारत पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि आप गरीब नहीं हैं। गरीब तो वो होता है जो केवल खेती से पैसा पैदा करे, खेती से सामान पैदा करे और हमारे देश में बेच दे। लेकिन आप लोग तो खेती को अपना हथियार बना रहे हैं। खेती को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों के पास इतना पैसा है कि आप लोग खेती से हमारे यहां के व्यापार को प्रभावित कर देते हैं। हमें इतना सस्ता कच्चा माल पकड़ा देते हैं कि हम महंगा सामान बना ही नहीं पाते, और महंगा सामान नहीं बना पाते इस कारण से कंपनियां जो आपकी हैं वो प्रॉफिट में रहती हैं और हमारी कंपनियां माइनस में चली जाती हैं। हमारे साथ में आप लोगों ने एक गलत प्रकार का व्यवहार कर रखा है। साथियों,
कानकून नामक स्थान पर, मैक्सिको के अंदर कानकून नामक स्थान पर एक समझौता हुआ। उसका नाम था एग्रीकल्चर पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। डिसाइड किया गया कि एग्रीकल्चर में जो देश इन 3 प्रकार की सब्सिडियों को देते होंगे, उन देशों को उसी प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब ये क्या होती हैं? हालांकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी शायद पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हों, शायद इन बातों को लिखने में वो इतना तेज हाथ ना चला पाएं। ये सारी जानकारियां मैं आपको एज इट इज टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोड बिल्कुल ना लें, हमें अपने नाम से सर्च कर लें, सब मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप इस बारे में जानकारी और सुनते चलिए। 3 कैटेगरी में डाल दिया गया। क्या कहा गया? बोले इंडिया जैसे जो देश हैं, या फिर एक ऐसे समझते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं इसे, अदरवाइज आप अटक जाएंगे इन चीजों में। ये देश, कोई भी एक XY देश पकड़िए, अगर मान लीजिए कोई X देश है, वो Y देश को सामान भेज रहा है। सामान भेजने के लिए वो क्या कर सकता है? पहला तरीका, वो अपने सामान को बहुत सस्ता कर दे, ताकि दुनिया का जो दूसरा देश उसे खरीदे तो खरीदना उसकी मजबूरी हो जाए, क्योंकि इतना सस्ते में वो प्रोड्यूस कर रहा है। या दूसरा क्या कर सकता है, उस सामान को बेचते समय उस पर ड्यूटी ना लगाए, टैक्स ना लगाए, एक्सपोर्ट करते समय किसी भी प्रकार का टैक्स ना ले, एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दे, तो भी दूसरे देश में वो सस्ता पड़ेगा। ऐसे करने से उस दूसरे देश की हालत खराब हो जाएगी, जैसे आज चाइना इंडिया के साथ करता है। इंडिया के साथ चाइना क्या करता है? हमारे साथ में वो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम इतना सस्ता हमारे यहां भेज देता है कि हमारे यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम डेवलप ही नहीं कर पाते। लेकिन अपन भी दूध के धुले नहीं हैं, हम लोग भी एग्रीकल्चर में ऐसा ही करते हैं। हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? हम एग्रीकल्चर के केस में अपना अनाज इतना सस्ता दुनिया के सामने बेचते हैं कि दुनिया का कोई और देश हमारे आगे निकल के ही नहीं आ पाता है। एग्रीकल्चर में क्यों इंडिया राइस, व्हीट, इन सब के अंदर बहुत आगे निकला हुआ है, नंबर 1 नंबर 2 पे ही चलता रहता है एनी टाइम पर। रीजन है क्योंकि हमने अपने यहां पे अपने किसानों को समर्थन मूल्य बहुत सारे दे रखे हैं। हमने अपने यहां पर किसानों के लिए कई प्रकार की सब्सिडी दे रखी हैं। WTO को यह बात समझ में आ गई थी, उसने भारत की सब्सिडियों को 3 भागों में बांट दिया। एक का नाम था ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। याद रखिएगा, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफेंस एग्जाम वाले विशेष रूप से याद रख लें, ये 3 सब्सिडियां मल्टीपल टाइम पूछी जाती हैं। सबसे पहली आती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। इसमें क्या था? कहा गया कि आप किसानों की मदद करना चाहते हैं, करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा मदद करते समय आपको क्या करना अलाउड है वो हम बताएंगे। क्या करना अलाउड है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिससे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, आप बचाइए। आपको ऐसा काम करना है कि रीजनल डेवलपमेंट हो सके, आप वो करिए। इसमें कितना भी पैसा खर्च करिए, हम इसके ऊपर आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि इसकी वजह से व्यापार प्रभावित नहीं होता। भारत ने कहा कि एनवायरनमेंट से कौन सी खेती बढ़ती है, हमको कोई लोड नहीं है, ग्रीन बॉक्स में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, इसे लेके कोई भी लड़ाई नहीं करता। अगर कल को भारत एनवायरनमेंट की हिफाजत के नाम पर 1 लाख पेड़ लगा दे तो दुनिया के किसी भी देश को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेड़ से क्या ही फायदा हो रहा है उनको, अभी इमीडिएट तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जिसमें कोई भी देश कितना भी पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन सोच के देखिए, अगर आप अपने ही देश में पैसा खर्च करना चाहते हैं, दुनिया के देश आपको करने नहीं देंगे। आज मैं आपको उस मुद्दे पर लेके चल रहा हूं कि जो किसान आंदोलन भारत में हो रहे थे, उस किसान आंदोलन में कनाडा जैसे देश इंटरफेयर क्यों कर रहे थे, बहुत सारे देश, अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों पर बोल क्यों रहा था। आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी। आज का बस एपिसोड सुनिए आप। नंबर दूसरा देखिए, अंबर बॉक्स पर चलते हैं। अंबर बॉक्स में क्या है? ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स कंसिडर्ड टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी सपोर्ट प्राइस दिया, आपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी, उसे अंबर बॉक्स में रखा जाता है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा बॉक्स होता है साथियों जिसका नाम है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स के अंदर ऐसा कोई भी कार्य जो कि यहां पर किसी भी प्रकार की चीजों को बढ़ाने के काम में आता हो, जैसे मान लीजिए कि आपने फार्मर को किसी प्रकार से कोई सामान पकड़ा दिया, या फिर कोई उसको कृषि का उपकरण उपलब्ध करा दिया, उसको पाइपलाइन पर सब्सिडी दे दी, उसको बीज पर सब्सिडी दे दी, वो किस में आती है? ब्लू बॉक्स में। तो अब जो दुनिया को सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, वो अंबर बॉक्स सब्सिडी से है। अंबर बॉक्स सब्सिडी से क्या दिक्कत है कि भारत जैसे देश अपने यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है साथियों? भारत के अंदर एक प्रयास किया जाता है किसानों के लिए। क्या किया जाता है कि किसान अपना सामान जो है वो इतने रुपए से कम ना बेचे। आपने देखा होगा किसान आंदोलन आज भी जारी है। किसान आंदोलन के अंदर सबसे बड़ा विषय क्या है कि सरकार लिखित में हमको दे दे कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कभी नहीं हटाएगी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य को कभी नहीं हटाएगी, ऐसा हमें लिखित में दे दे। भारत सरकार लिखित में क्यों नहीं देती उसे? क्योंकि ऐसा लिखित में देते ही भारत सरकार डब्ल्यूटीओ की उस संधि का उल्लंघन कर देगी जिसमें एग्रीकल्चर पर एग्रीमेंट हो रखा है। क्या एग्रीमेंट है? कि भारत को एक ना एक दिन अपने यहां पर सब्सिडियां रोकनी होंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक तरफ किसान भाई बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहना चाहिए। दुनिया के देश हम पर प्रेशर ये बना रहे हैं कि आप अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों देते हो, आप अपने किसानों को अपलिफ्टमेंट के लिए पैसा क्यों देते हो। बोले हमने पूछा आपको क्या दिक्कत है इससे? बोले दिक्कत यह है कि आपके किसानों को जो पैसा मिलता है उस पैसे से वो और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। तो बोले इसमें क्या गलती है? बोले प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ओवरऑल ये माल सस्ता पड़ता है, लोगों के लिए सस्ता पड़ता है, तो आप लोग बढ़े हुए प्रोडक्शन से दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट इंक्रीज कर देते हैं, और एक्सपोर्ट इंक्रीज करते ही जो और गरीब देश हैं वो आपकी तुलना में पीछे रह जाते हैं और आपका व्यापार पर एक अधिकार हो जाता है। डब्ल्यूटीओ का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि कोई भी व्यक्ति व्यापार पर एक अधिकार ना करे, लेकिन आप तो व्यापार पर पूरी तरह एक अधिकार करके बैठे हैं। गेहूं चावल में नंबर 1 चल रहे हैं आप, जहां प्रोडक्शन की बात है वहां नंबर 1, आप जिस चीज पर सब्सिडी दिए वो नंबर 1। तो ऐसी स्थिति में भारत पर दबाव क्या बनाया गया अंतरराष्ट्रीय रूप से कि आप अपने यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंद करिए। अगर आपने नोटिस किया हो, हमारे यहां पर किसान आंदोलन चल रहा था, कनाडा के प्रधानमंत्री को बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि कारण था वो भी उन्हीं देशों में शामिल है, डेवलप्ड कंट्रियों में, जहां पर उसको जरूरत है इस बात की कि भारत एक बार बस एमएसपी पर यह कह दे, क्या कह दे कि हम एमएसपी नहीं दे रहे। एक बार के लिए या तो यह बोल दे या फिर यह बोल दे कि हां कानूनी रूप से हम एमएसपी देते रहेंगे। अगर यह कानूनी रूप से यहां बोलता है तो अंतरराष्ट्रीय रूप से इसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। यह दोनों के बीच में फंसाने की बात चल रही थी। भारत ने इसके लिए अब किलेबंदी करना शुरू किया। किलेबंदी करना क्या शुरू किया? भारत ने अपने जैसे देशों को इकट्ठा किया। हालांकि पहले से चल रही है हमारी ये कहानी, उसमें अपने जैसे देशों में नाम आता है G33 का। ये G33 क्या है? ये G33 दुनिया के वो कुल मिलाकर 47 देश हैं जो अपने यहां पर कृषि के दम पर डब्ल्यूटीओ के अंदर काम करते हैं या अपनी पहचान बनाते हैं। उन सबके माध्यम से भारत ने कहा कि भारत के ऊपर किसी भी प्रकार से एक तो एमएसपी का प्रतिरोध नहीं खड़ा किया जाएगा, नंबर 1 बात। और दूसरा, दुनिया वालों को हमसे एक चीज पर और दिक्कत है, और वो क्या है? अपने यहां पर आपको पता हो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी, जो हमारे यहां पर खाद्य सुरक्षा जो चल रहा है, उसके नाम पर इंडिया में बहुत सारा भोजन का संग्रहण किया जाता है। बहुत सारे भोजन का संग्रहण से मतलब है, आपको मालूम होगा कि भारत में जो हमारे ये क्या बोलते हैं ना अपने अरे क्या बोलते हैं यार, मैं भूल रहा हूं, गोदाम बनते हैं ना, उसके फूड सिक्योरिटी के नाम पर अपने गोदाम बनते हैं, मैं अभी याद आ जाएगा साथियों। उन गोदाम्स में हमारे पास में इतना अनाज ऑलरेडी रखा हुआ है कि अगर 2 साल तक इंडिया में एकदम सूखा पड़ जाए, कुछ भी पैदा ना हो, तो हम लोग आसानी से अपने यहां पर रखे हुए भोजन का उपयोग कर सकेंगे। हमने इतना अनाज अपने लिए भविष्य के हिसाब से सुरक्षित रखा हुआ है। दुनिया वालों को इससे भी दिक्कत है। अरे यार, वो जो खरीदती है एजेंसी, उसका नाम क्या है? मैं नाम मिस कर गया हूं, अगर आपको याद हो तो हमको बताइएगा। हम स्टॉक करते हैं सामान को, एफसीआई के गोदाम, बिल्कुल आशीष सोनी, मेरे जब मुंह से स्लिप हो गया था, है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाती है, जिसमें हम बहुत सारा अनाज स्टोर करके रखते हैं, हर बार उसी के अंदर परचेज करके रखते हैं। तो इनको दिक्कत, हमारे यहां पर जो खाने का संग्रहण कर रहे हैं एफसीआई के माध्यम से, जो अनाज हम संग्रहित कर रहे हैं, इन लोगों को उससे भी दिक्कत है कि आप लोगों ने भोजन का संग्रहण क्यों कर रखा है एफसीआई के गोदाम में, वो भी निकालिए। तो एफसीआई का सामान हटाइए, आपकी एमएसपी हटाइए। इंडिया ने कहा अगर हम ये सब हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली हम मर नहीं जाएंगे क्या? क्योंकि भाई एफसीआई के सामान खरीदने के लिए ही तो हम एमएसपी लगाते हैं। हम उस अनाज का क्या करेंगे? हम खरीद करके अपने गोदाम में भरते हैं। तो इस प्रकार से भारत ने G33 की बैठक बुलाई और उसमें इस मुद्दे को उठाया, और अगले वर्ष, ये अभी नवंबर माह के अंदर डब्ल्यूटीओ की बैठक होने वाली है, उसमें इंडिया इन 33 देशों की तरफ से अपनी बात रखेगा कि हम स्टॉकिंग बंद नहीं करेंगे और हम एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे, व्यापार पर एक अधिकार होने नहीं देंगे, लेकिन अपना एग्रीकल्चर हम जारी रखेंगे। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक जबरदस्त बात थी, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। नमस्कार साथियों, एसएससी और बैंकिंग वाले विद्यार्थियों के लिए एक जबरदस्त सूचना लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, क्योंकि अनअकैडमी पर एसएससी और बैंकिंग के लिए
आज से शुरू हो रहा है, यानी 21 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्राइस ड्रॉप ऑफर। जी हां, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी में देखा था, बिल्कुल वैसा ही प्राइस ड्रॉप ऑफर, यानी कि कीमतों में कमी 4 दिन के लिए एसएससी के अंदर लाई गई है। एसएससी और बैंकिंग कैटेगरी के अंदर अब 15% एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। साथियों, यह डिस्काउंट रेफरल कोड से मिलने वाले 10% डिस्काउंट के अतिरिक्त है। यानी यदि आप रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं तो आपको 10% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, और एसएससी कैटेगरी के अंदर या बैंकिंग कैटेगरी के अंदर कुल प्राइस में 15% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। यह डिस्काउंट को अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी में परचेज एसएससी के अंदर परचेज करते हैं तो आपको अब वो सब्सक्रिप्शन 6500 की जगह पर आपको 4973 रुपीज में मिल जाएगा, यानी ओनली इन 5000 रुपीज। इतना जबरदस्त प्राइस ड्रॉप 4 दिन के लिए है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी प्लान करना चाहता है तो 24 सितंबर से पहले ही प्लान कर लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है मेरा नया फाउंडेशन बैच एसएससी कैटेगरी के अंदर फॉर एसएससी, विशेष रूप से एसएससी, डिफेंस और स्टेट पीसीएस सर्विसेज, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी साथ जान लीजिए। यदि आप एसएससी कैटेगरी के अंदर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, फिर चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके हो, मेरे अलावा भी जितने एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आप लाइव देख पाएंगे, अपने एडुकेटर से लाइव बातचीत कर पाएंगे। कोर्स के लिए जरूरी जो नोट्स हैं उन्हें आप डाउनलोड कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से पुरानी लेक्चर्स को भी देख पाएंगे, टीचर के साथ प्रॉपर चैट लाइव सेशन में कर पाएंगे, ऑडियो कॉल कर पाएंगे, साथ में आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं उन्हें भी ज्वाइन कर पाएंगे। जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक मल्टीपल टाइम आप क्लासेस को देख पाएंगे। जबरदस्त क्लासेस होने वाली हैं, और वन इन ऑल जो मेरा जीके है, जो आपकी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो आपको इसी सब्सक्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। नेवर बिफोर ऑफर, जबरदस्त ऑफर है साथियों, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद गोल में एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। साथियों, यह सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड लगाने पर आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली मिलता है। याद रखिए, यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर दिए गए हेल्प और सपोर्ट से भी मदद ले सकते हैं, या फिर हमसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि मेरे नाम से यानी अंकित अवस्थी सर के नाम से आपके लिए उपलब्ध है। आप मुझे ज्वाइन करके वहां पर दिए गए डिटेल में जानकारी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से जाइए और सब्सक्रिप्शन अश्योर करिए। लेट्स क्रैक इट।